स्ट्रेट लाइंस में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज सम सेंटर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टू अ ट्राइंगल। सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, दैट इज सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स corresponding to a given triangle। तो एक ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, एक ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग कुछ एक सेंटर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सेंटर्स होंगे। तो सबसे पहला सेंटर देख लेते हैं, दैट इज इन सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सेंटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज अपने पास कोई एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब किया ये कि इस ट्राइंगल का मतलब इस ट्राइंगल के हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। अब ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होंगे एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यही पॉइंट इन सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो इन सेंटर में फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द इन सेंटर is nothing but the point of concurrency of all internal angle bisectors। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसमें लिख लेते हैं कि ट्राइंगल अगर हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का ले लें, या फिर यूँ बोले कि ट्राइंगल अगर हम स्केलियन ले लेते हैं, ट्राइंगल हम इक्विलेटरल ले लेते हैं, ट्राइंगल हम राइट एंगल ले लेते हैं, आइसोसेलेस ले लेते हैं, या फिर एक्यूट या ऑब्ट्यूज ले लेते हैं, तो इन सेंटर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, इन सेंटर ऑलवेज लाइज inside the triangle। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। अब हुआ ये कि ए बी सी ये अपने को एक ट्राइंगल गिवन था और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट किया वो अपने पास इन सेंटर हो गया। अब इस पॉइंट को, दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो इसको सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ किया कि ये जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर कंटेन्ड हो, यानी कि सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे। ठीक है, तो ये अपने पास सर्कल आ गया। तो ये जो सर्कल आया दैट इज नथिंग बट द इन सेंटर। तो ये जो सर्कल अपने पास आया है दैट इज इन सर्कल। अब एक काम ये कर लेते हैं, ये जो अपने पास इन सर्कल आया है ये पॉइंट, या फिर यूँ कहें कि इन सेंटर इस सर्कल का सेंटर होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो BC, AC एंड AB ये इस सर्कल की टेंजेंट्स हो जाएंगी। तो हम ले लेते हैं ये अपने पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है एंड ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा। तो अब अगर इन सेंटर के मतलब ये जो इन सर्कल गिवन है, इस इन सर्कल के सेंटर को इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दें, तो ये तो अपने पास हो गई रेडियस। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो इन सेंटर होता है ये तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, इन सेंटर is equidistant from all sides। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तो अपने पास ABC एक ट्राइंगल गिवन था और साथ ही साथ हमें इस ट्राइंगल ABC की वर्टिसेस पता है। ठीक है ना, तो वर्टिसेस हो गई x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3।
अब अगर इस ट्राइंगल की वर्टिसेस अपने को दी गई हैं तो हम ट्राइंगल की साइड्स लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। तो फिलहाल ये जो BC अपने पास साइड आ रही है, या फिर यूँ कहें कि एंगल A के अपोजिट जो साइड मिल रही है इसको A कह देते हैं, एंगल B के अपोजिट जो साइड मिल रही है इसको स्मॉल b कह देते हैं, और एंगल C के अपोजिट जो साइड मिल रही है उसको स्मॉल c कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने को साइड्स मिल गई स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। तो अब अगर अपने पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम इन सेंटर लिख लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, दैट इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो ये अपने पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो ये फिलहाल कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इन सेंटर से रिलेटेड, और इन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम इन सेंटर को इवेल्युएट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें पहले पॉइंट का, तो पहले पॉइंट का इस्तेमाल करके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में ही मेंशन है कि अगर हम ये जो 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है, किन्हीं भी 2 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लें तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास इन सेंटर होगा। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड इंफॉर्मेशन की हेल्प से इन सेंटर इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो होगा ये कि सपोज अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है एंड इस क्वेश्चन में हमें इन सेंटर लिखना है और इन सेंटर के करस्पॉन्डिंग हमें 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि हमने 1 बाय 1 ऑप्शंस उठाएं और ऑप्शंस की हेल्प से, मतलब हमने ऑप्शन में जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट का यूज करके उस पॉइंट की इन साइड्स से डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। तो जिस भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स जिस भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें तीनों साइड्स से डिस्टेंस इक्वल मिल जाएगी तो वही पॉइंट अपना इन सेंटर होगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मेथड एप्रोप्रिएट होगा हम उस मेथड के इस्तेमाल से इन सेंटर को इवेलुएट करेंगे। और एप्रोप्रिएट से यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी मेथड मैनिपुलेशन में कम टाइम लेगा हम उस मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ ये जो फॉर्मूला अपने पास गिवन है एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इन सेंटर का फॉर्मूला था इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो एक काम ये करेंगे कि इन सेंटर का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए क्लास 10th की एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अपने पास AD, ठीक है ना, ये जो AD आया है एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल हो गए। अब अगर AD एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो एक रिजल्ट लिखा जा सकता है, दैट इज AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज ये अपने पास 3 वर्टिसेस दी गई हैं। ठीक है, अब अगर 3 वर्टिसेस दी गई हैं, मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर अपने को दिए गए तो हम साइड लेंथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे BC साइड लेंथ अपने पास होगी, BC हो गई A, AB यहाँ पर हो गई है C एंड AC यहाँ पर हो गई है B। ठीक है, तो ये अपने पास साइड लेंथ भी गिवन है। तो हमने किया ये कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके ये एक रिजल्ट लिख लिया, इस रिजल्ट को मैनिपुलेट करके इन सेंटर I के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो अपने पास AB गिवन है C एंड AC गिवन है B, तो यहाँ से BD बाई DC ये अपने को मिल गया है C बाई B। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि D पॉइंट BC के जॉइंट को इंटरनली C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हुआ ये कि D BC के जॉइंट को इंटरनली C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब अगर ऐसा है तो D के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो D के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाएंगे bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई b प्लस c कॉमा by2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई b प्लस c। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि अपने पास A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अपने पास D के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अगर हम ये रेशियो AI/ID किसी तरह
ये रेशियो पता कर ले तो हम इजीली आई के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि ए आई इज टू आई डी ये रेशियो पता करें। तो इसके लिए काम ही कर लेते हैं कि ट्राइंगल ए सी डी में, ठीक है ना, तो ट्राइंगल ए सी डी में फिर से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल ए सी डी में आई सी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो ट्राइंगल ए डी सी में, ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से यहाँ पे लिखा जा सकता है ए सी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बाई आई डी। एंड अपना ऑब्जेक्टिव था कि ए आई इज टू आई डी ये रेशियो पता करें। और ए सी लेंथ अपने को गिवन है बी, तो ये लेंथ तो अपने को मिल गई है बी, ठीक है। और सी डी लेंथ यहाँ पर अब हमें पता करनी पड़ेगी, यानी कि अगर हमें सी डी लेंथ पता चल जाए तो हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट अपने पास गिवन था इस रिजल्ट को मैनिपुलेट करते हैं कि अपने पास कुछ ऐसे लिखा था बी डी बाई डी सी इक्वल टू सी बी बाई मतलब सी बाई बी। तो इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो जैसे 1 ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया बी डी बाई डी सी प्लस 1 और राइट हैंड साइड पे हो गया सी बाई बी प्लस 1। तो फर्दर यहाँ से लिखा जा सकता है बी डी प्लस डी सी डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल टू बी प्लस सी बाई बी, ठीक है। बी डी प्लस डी सी की अगर बात करें तो बी डी प्लस डी सी इज नथिंग बट बी सी एंड बी सी इज गिवन ए, मतलब बी सी की वैल्यू अपने को ए दी गई है। तो यहाँ से ए बाई डी सी ये अपने को मिल गया बी प्लस सी बाई बी। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो सी डी अपने को यहाँ से मिल जाएगा, सी डी मिल गया ए बी बाई बी प्लस सी, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि सी डी एंड ए सी की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ए आई बाई आई डी ये अपने को मिल गया ए सी एंड ए सी गिवन था बी, ये हो गया बी डिवाइडेड बाई ए बी और डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो बी प्लस सी ए बी के डिवीजन में था तो फ्लिप होके न्यूमरेटर में आ गया एंड बी से बी कैंसिल हो गया, तो ये अपने को मिल गया बी प्लस सी बाई ए। तो यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि आई, ये जो आई गिवन है आई ए डी के जॉइंट को इंटरनली बी प्लस सी इज टू ए के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हुआ ये कि ये पॉइंट तो अपने पास ए गिवन था दैट इज x1 कॉमा y1, ये पॉइंट अपने को डी गिवन था दैट इज bx2 प्लस cx3 बाई बी प्लस सी कॉमा by2 प्लस cy3 बाई बी प्लस सी, ठीक है। एंड आई ए डी के जॉइंट को इंटरनली बी प्लस सी इज टू ए के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अरेंजमेंट अपने पास आया है इस अरेंजमेंट में सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो इस तरह से अपने को आई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो आई के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से लिखे जा सकते हैं ए इंटू एक्स वन फिर प्लस बी प्लस सी इंटू दिस क्वांटिटी। तो जब बी प्लस सी का इस एब्सिसा से मल्टीप्लाई होगा तो बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास नेक्स्ट केवल बचेगा बी एक्स टू प्लस का सी एक्स थ्री एंड डिवीजन में आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, तो इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, फिर कॉमा ए वाई वन, ठीक है ना, फिर प्लस बी प्लस सी इंटू दिस ऑर्डिनेट। तो जैसे बी प्लस सी का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल हो गया, फर्दर अपने को मिला बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, और यही इन सेंटर आई के रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है एंड यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये फिलहाल इन सेंटर से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गई, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो फिलहाल हमें याद रखने हैं और जिनको क्वेश्चंस को मतलब जिनकी हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट सेंटर इसमें देखते हैं दैट इज एक्स सेंटर, ठीक है। तो एक्स सेंटर को डिफाइन कर लेते हैं। तो हुआ ये कि ए बी सी, तो ए बी सी ये अपने पास एक ट्राइंगल गिवन था। अब इसमें किया ये कि एक्स सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो अपने को इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 3 एक्स सर्कल मिल जाएंगे, ठीक है ना। पहला एक्स सर्कल इस साइड को टच करेगा एक्सटर्नली, सेकंड एक्स सर्कल इस साइड को टच करेगा एक्सटर्नली एंड थर्ड एक्स सर्कल इस साइड को टच करेगा एक्सटर्नली। तो अब एक काम ही कर लेते हैं
और साथ ही साथ ये जो 3 सर्कल्स अपने पास आएंगे, ये 3 एक्स सर्कल्स जो आएंगे, उन एक्स सर्कल्स के सेंटर्स एक्स सेंटर्स कहलाएंगे। तो अब किया ये कि वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग एक एक्स सर्कल लिख लेते हैं, या फिर यूं कहें कि एक्स सेंटर लिख लेते हैं। तो उसको ड्रॉ करने के लिए एक काम ये किया कि ये जो अपने पास ए बी गिवन है, ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। सिमिलरली ए सी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपने को इस तरह से कुछ मिल जाएगा। अब किया ये कि ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड बी एंड सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, यानी कि एक वर्टेक्स का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स एंड रिमेनिंग वर्टिसेस के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही पॉइंट इस वर्टेक्स को, जिसके करस्पॉन्डिंग हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस वर्टेक्स के अपोजिट हमें एक्स सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ जाएगा। तो पहला एक्स सर्कल अपने को इस तरह से कुछ मिल जाएगा, सेकंड एक्स सर्कल अपने को यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा, एंड थर्ड एक्स सर्कल अपने को इस तरह से कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास 3 एक्स सर्कल हो गए, और वर्टेक्स ए के अपोजिट जो एक्स सर्कल मिला उसको कह दिया ई ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो सर्कल में एक्स सर्कल मिल गया उसको कहते हैं ई बी, मतलब वर्टेक्स ए के अपोजिट जो एक्स सेंटर मिल गया उसको ई ए कह दिया, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो एक्स सेंटर मिल गया उसको ई बी कह दिया, एंड वर्टेक्स सी के अपोजिट जो एक्स सेंटर मिल गया उसको ई सी कह दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स सेंटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर and the remaining two external angle bisectors, ठीक है। अब जैसा कि ये जैसा कि एक्स सेंटर का नाम सजेस्ट करता है, एक्स सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर ही लाई करेगा, बाकी ट्राइंगल हम किसी भी नेचर का ले ले, ठीक है। ट्राइंगल कैसा भी होगा, एक्स सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर ही लाई करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, एक्स सेंटर ऑलवेज लाइज outside the triangle, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, दैट इज ये अपने पास कोई एक एक्स सर्कल गिवन है एंड ये अपने पास साइड्स हो गई, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी की। तो अब अगर हम देखें तो ये ए बी एंड ये सी गिवन था, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये जो ए बी टी लाइन सेगमेंट आ रहा है वो इस एक्स सर्कल का टेंजेंट होगा, साथ ही साथ और ये अपने को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ ए सी क्यू, ठीक है ना, ए सी क्यू भी टेंजेंट होगा, एंड ये अपने को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, एंड ये जो बी सी लाइन सेगमेंट गिवन है ये भी इस सर्कल का टेंजेंट होगा, एंड ये अपने को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। तो अब अगर हम इन तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस एक्स सेंटर ई ए से ज्वाइन कर दें तो ये अपने को इस एक्स सर्कल की रेडियस मिल जाएगी, ये अपने को इस एक्स सर्कल की रेडियस मिल जाएगी, एंड ये भी इस एक्स सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से भी सेम चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं जो हम लोगों ने इन सेंटर के केस में की थी, दैट इज ये जो एक्स सेंटर होगा वो एक्स सेंटर ये जो एक्स सेंटर होगा वो तीनों साइड्स से इक्विडिस्टेंट होगा एक्सटर्नली, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, एक्स सेंटर is equidistant from all sides, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर। तो अगर वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 एंड वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कह दिए जाए, एंड वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड अपने को मिले दैट इज स्मॉल a, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड अपने को मिले दैट इज स्मॉल b, एंड वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड अपने को मिले दैट इज स्मॉल c। तो एक्स सेंटर्स, तो ये जो तीन एक्स सेंटर्स आएंगे इनके कोऑर्डिनेट्स हम इन सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से लिख सकते हैं। इसके लिए करेंगे ये कि अगर हम वर्टेक्स ए के अपोजिट, अगर हम वर्टेक्स ए के अपोजिट एक्स सेंटर लिख रहे हैं तो इसमें करेंगे ये कि स्मॉल ए जो गिवन है उस स्मॉल ए को इन सेंटर के फॉर्मूले में माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हम केवल इतना काम करेंगे कि इन सेंटर के फॉर्मूले में जो ए गिवन था उसको माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, तो इस तरह से हमें वर्टेक्स ए के अपोजिट एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख दिया, माइनस ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा माइनस का a y1 प्लस का b y2 प्लस का c y3 डिवाइडेड बाई माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है, सिमिलरली वर्टेक्स बी के अपोजिट एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस का मतलब प्लस का ए होगा यहाँ पे, और वर्टेक्स बी के अपोजिट लिख रहे हैं तो बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे इन सेंटर के फॉर्मूले में। तो अपने पास आगे ए x1 माइनस का बी x2 प्लस का सी x3 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी कॉमा ए y1 माइनस का बी y2 प्लस का सी y3 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी, and the x center opposite to vertex C will be ax1 plus bx2 minus का cx3 divided by a plus b minus c comma a y1 plus का b y2 minus c y3 divided by a plus b minus c। ठीक है, तो ये फिलहाल एक्स सेंटर्स थे किसी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग। फिर नेक्स्ट सेंटर देख लेते हैं, दैट इज ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि अपने पास ए बी सी वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 गिवन है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, या फिर यूं कहे कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल ऑल्टीट्यूड्स। तो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ concurrency of all altitudes, तो ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ऑर्थो सेंटर मिल गया, एंड इसको स्टैंडर्ड नोटेशन दे देते हैं दैट इज एच। तो इसको एक नोटेशन दे दिया एच। ठीक है, तो ये तो अपने पास ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन हो गई, और साथ ही साथ ऑर्थो सेंटर एच के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे tan a x1 प्लस tan b x2 प्लस tan c x3 डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c कॉमा tan a y1 प्लस tan b y2 फिर प्लस tan c y3 डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, तो ये अपने को ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और बाकी ऑर्थो सेंटर मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू समेशन ऑफ tan a x I
डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ tan a कॉमा समेशन ऑफ tan a yi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ tan a। ठीक है, तो ये अपने को ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ऑर्थो सेंटर में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी सी ये अपने पास ट्राइंगल गिवन था और ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था। ठीक है, तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को ये मिल गया, तो ये अपने पास ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए, अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर हमेशा अंदर लाई करेगा। ठीक है ना, मतलब ट्राइंगल के इनसाइड होगा अगर अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाए। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाए, यानी कि ट्राइंगल अपने को इस तरह से कुछ मिल रहा, तो ये ए बी एंड सी हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें ए के करस्पॉन्डिंग, तो वो ऑल्टीट्यूड हमें मिल जाएगा इस ट्राइंगल के बाहर। तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब यहाँ से हम सिंपली ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। एंड नेक्स्ट, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर ये राइट एंगल वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, राइट एंगल वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, या फिर कहे कि ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन हो गई। फिर नेक्स्ट सरकम सेंटर देख लेते हैं। सरकम सेंटर, तो ए बी सी ये अपने पास ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। ठीक है, तो किया ये कि साइड बी सी का साइड बाइसेक्टर, ठीक है ना, मतलब साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंड साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये जो तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसी को सरकम सेंटर कहा जाएगा। ठीक है, तो सरकम सेंटर इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, फिर सेकंड चीज, अब अगर O को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ किया कि ये सर्कल इन तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाए, या फिर यूं कहे कि ये जो सर्कल है ये तीनों वर्टिसेस से पास हो, तो ये जो सर्कल आया इस सर्कल को कह दिया सरकम सर्कल। तो इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर की डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो अपने पास सरकम सर्कल आया है इस सरकम सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर है। तो अगर हम इस पॉइंट O को इस वर्टेक्स B से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये हो गई इस सर्कल की रेडियस। ठीक है, एंड अगर इस पॉइंट A को O से ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी इस सर्कल की रेडियस होगी, साथ ही साथ OC भी इस सर्कल की रेडियस होगी। और अगर हम O को देखें तो यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो O है वो वर्टिसेस A, B एंड C से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। तो ये इक्विडिस्टेंट होगा, इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो अब हो ये रहा है कि वर्टिसेस ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स अपने को दे दिए गए, दैट इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, तो अब एक काम ही कर सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर O के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। तो ऑर्थो सेंटर O के कोऑर्डिनेट्स अपने पास हो जाएंगे sin 2a x1 प्लस sin 2b x2 प्लस sin 2c x3 डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। फिर नेक्स्ट sin 2a y1 प्लस sin 2b y2 प्लस sin 2c y3 डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। एंड इन कोऑर्डिनेट्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो O के कोऑर्डिनेट्स अपने पास हो गया समेशन ऑफ sin 2a xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ sin 2a कॉमा समेशन ऑफ sin 2a yi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ sin 2a। तो ये अपने को सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। तो अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल है तो सर्कम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। तो ट्राइंगल अगर एक्यूट एंगल है तो सर्कम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, फिर वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट अपने को ऐसे मिल गया, सेकंड पॉइंट अपने को ऐसे मिल जाएगा, थर्ड पॉइंट अपने को इस तरह से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो सर्कम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। वहीं अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो सर्कम सेंटर होगा वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो उस केस में सर्कम सेंटर will be the midpoint, or we can say that the midpoint of hypotenuse will be the circumcenter of the triangle। ठीक है, circumcenter corresponding to the triangle। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस विल बी द circumcenter corresponding to the triangle। ठीक है, तो ये अपने को सर्कम सेंटर से रिलेटेड कुछ एक चीजें मिल गई। ठीक है, फिलहाल अगर हमें ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कैलकुलेट करना हो, इन सेंटर को कैसे कैलकुलेट करना होगा वो चीज़ तो हम पहले ही सीख चुके हैं, या फिर यूँ कहें कि वो चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को इवेलुएट करने की, तो पहली चीज़ तो ये हमें ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं इन फॉर्मूले की हेल्प से सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले को यूज करना कॉम्पिटिटिवली बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, मगर अगर हम ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को इवेलुएट करने के लिए उसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सर्कम सेंटर को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले अगर सर्कम सेंटर के केस में देखा जाए तो सर्कम सेंटर कुछ ऐसे डिफाइन हो रहा था, इट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अल्टीमेटली हम करेंगे ये कि सर्कम सेंटर को इवेलुएट करने के लिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लिया तो हमें सर्कमसेंटर पता चल गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एक काम हम ये कर सकते हैं कि सपोज हमें किसी भी क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन गिवन था और उस क्वेश्चन में हमें सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और इन्फॉर्मेशन अपने को दे दी गई है कि वर्टिसेस गिवन है या फिर साइड्स की इक्वेशंस दे दी गई हैं। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम अब मतलब वर्टिसेस अगर दे देगी तब तो काम अपना काफ़ी आसान हो जाएगा। हम डायरेक्टली करेंगे ये कि ऑप्शंस को उठाएंगे और वर्टिसेस से ऑप्शंस की डिस्टेंस को चेक कर लेंगे, और जिस भी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग तीनों डिस्टेंसेज अपने को इक्वल मिल गई वही रिक्वायर्ड सर्कमसेंटर होगा। और अगर साइड्स अपने को दी गई है एंड हम ये सेकेंड पॉइंट को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें वर्टिसेस इवेल्युएट करनी पड़ेंगी, यानी कि साइड्स की इक्वेशन दी गई है, हमने क्या किया, साइमल्टेनियसली लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जिनके हेल्प से हमने वर्टिसेस पता कर ली। अब वर्टिसेस अपने पास हैं तो हम एक काम ही कर सकते हैं कि ऑप्शन को वर्टिसेस मतलब ऑप्शन हमने उठाया और साथ ही साथ उस ऑप्शन की वर्टेक्सेस से डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। अगर ये डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस के करस्पॉन्डिंग सेम आ गई यानी कि हाँ जो भी हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया दैट विल बी द रिक्वायर्ड चॉइस दैट विल गिव द रिक्वायर्ड सर्कमसेंटर करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो सर्कमसेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इवेल्युएट करने के लिए हम लोग डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर अगर हमें ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो उसके लिए भी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि ट्राइंगल ABC यानी कि ट्राइंगल की वर्टिसेस अपने को दी गई है तो हम किन्हीं भी दो ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस लिख लेंगे। इन ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ऑर्थो सेंटर दे देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम करेंगे ये कि ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, या फिर यूँ कहें कि जितने भी सेंटर्स अपने पास दिए गए हैं इन सेंटर्स की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए, इन सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन के इस्तेमाल से इन सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो कॉम्परेटिवली हमें कम मैनिपुलेशन कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली हम इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे, और कॉन्सेप्चुअली इवेल्युएट करने का ये मतलब है कि प्रीफर करेंगे कि डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लिया जाए। फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल गिवन है तो इन इक्विलेटरल triangle सेंट्रॉइड, ठीक है, नोटेशन G, सर्कम सेंटर, ठीक है, इसको C कह देते हैं, ऑर्थो सेंटर H एंड इन सेंटर all coincides। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सारे के सारे सेंटर्स कोइंसाइड करेंगे एंड CGO, ठीक है, यानी कि सर्कम सेंटर G सेंट्रॉइड एंड O ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर ये तीनों कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं CG एंड O, मतलब सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर आर कोलिनियर, तो ये तीनों कोलिनियर होंगे एंड G divides the join of C and O internally in 1:2। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी कि सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर्स ये तीनों कोलिनियर होंगे, साथ ही साथ सेंट्रॉइड
सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के जॉइंट को इंटरनली 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है,